देखिए, तो यहाँ अब हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से रेगुलेशन होता है ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग का रेगुलेशन कैसे होगा, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन, दो तरीके के यहाँ रेगुलेशन होते हैं। न्यूरल रेगुलेशन भी हो सकता है और केमिकल रेगुलेशन भी हो सकता है, यानी किसी केमिकल के थ्रू भी होगा और वो केमिकल आपको बताएंगे अभी हम। और न्यूरल रेगुलेशन यानी न्यूरॉन्स के थ्रू, यानी ब्रेन से भी इसका थोड़ा ताल्लुक है। पहले हम लोग न्यूरल रेगुलेशन की बात कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे रेगुलेशन होता है। आज देखते हैं। तो न्यूरल रेगुलेशन के लिए यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया होता है। आपके ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसमें अलग डिवीजन होता है, मिड ब्रेन का अलग डिवीजन होता है, और हाइंड ब्रेन, हम मेनली हाइंड ब्रेन की तरफ चल रहे हैं क्योंकि वहीं पे आपका 3 पार्ट लगते हैं, पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ओब्लोंगाटा और तीसरा होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम को छोड़ के ये वाला रीजन ये कहलाता है पॉन्स वेरुलाई और ये वाला रीजन कहलाता है मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 रीजन आपके बनाना है, पॉन्स वेरुलाई ये वाला रीजन है और ये वाला मेडुला ओब्लोंगाटा है। इसमें ये वाली सरफेस जो है इधर डॉर्सल, देखिए हम लोग ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, तो ये डॉर्सल सरफेस हो गई और ये वेंट्रल। लेकिन यहाँ पे जो ये डायग्राम बना हुआ है ये ऐसे, तो ये डॉर्सल सरफेस जो है वो इधर आ गई है और वेंट्रल सरफेस इधर आ गई है। तो ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, इस तरफ डॉर्सल सरफेस है, इधर वेंट्रल सरफेस है। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ देखिएगा, जो पॉन्स वेरुलाई है उसमें एक रिदम सेंटर मिल रहा है जिसे हम कहते हैं न्यूरोटैक्सिक सेंटर, और यहीं पे बीच में एपनियोस्टिक सेंटर मिल रहा है। इसके अलावा जो मेडुला रीजन है इसमें डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मिल रहा है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मिल रहा है। यानी कि आपके मेन 3 यहाँ पे ग्रुप हैं न्यूरॉन्स के जो रेगुलेट कर रहे हैं आपके सांस को, कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर जा रही है, इसका रेगुलेशन कर रहे हैं 3 ग्रुप। तो न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड इन द मेडुला ओब्लोंगाटा एंड पॉन्स वेरुलाई। किसमें लोकेटेड है, मेडुला ओब्लोंगाटा में और पॉन्स वेरुलाई। देखिए आपको दिख रहा है कि ये पॉन्स वेरुलाई में लोकेटेड है और मेडुला ओब्लोंगाटा में आपके लोकेटेड। अब रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या करते हैं, रेगुलेट रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, यानी कितनी ज्यादा गहरी सांसें होंगी और कितनी देर तक सांसें चलेंगी। ठीक है, यानी 1 मिनट में आप 12 से 16 बार नॉर्मल सांस लेते हो। एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो 44 बार सांस लेता है, 44 टाइम्स सांस लेता है, अंदर बाहर करता है, ब्रीदिंग करता है। तो ये जो रेट है वो ज्यादा कर रहा है, हम कम कर रहे हैं, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, वो यही है आपके रेगुलेटरी सेंटर्स। ठीक है, तो इन्हें रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? और ये डिवाइड होते हैं 3 पार्ट, 3 मेजर कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन, 3 है। और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। जो सेंटर आपको दिखाए गए हैं इसमें न्यूरॉन्स का कलेक्शन है, यानी ग्रुप है पूरा, जो से कलेक्टिवली आपको एक सिस्टम बना के देंगे पूरा। आपका जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो यहाँ आपको दिख रहा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और ये न्यूरोटैक्सिक सेंटर। 3 मेन होते हैं। एपनियोस्टिक सेंटर बीच में होता है, इसका कोई मेजर काम नहीं, ये इसी के साथ मिल के काम करता है, इसलिए इसको हम लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 3 बताए, कौन से, न्यूरोटैक्सिक सेंटर, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये 3 ग्रुप होते हैं। तो अगर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की बात करी जाए तो ये लोकेटेड होता है इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा के डॉर्सल पोर्शन में लोकेटेड है और इसकी जो नर्व इंपल्स यहां से निकलती है वो स्टिमुलेट करती हैं मसल्स ऑफ डायफ्राम। ये इंस्पिरेशन के लिए होता है, ध्यान से देखिए, हमने सब लिखा, ये इंस्पिरेशन के लिए। इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना, इंस्पायर करना। ठीक है, ब्रीथ इन, तो ब्रीथ इन कैसे होती है हमने आपको बताया भी है। रिब्स जो होती हैं वो लिफ्ट अप होती हैं और डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन होता है। तो डायफ्राम को फ्लैटन करेगा और रिब्स को लिफ्ट अप करेगा कौन, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये जो सिग्नल भेजेगा किसको भेजेगा, रिब्स की एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम को भेजेगा। डायफ्राम से कहेगा तुम फ्लैट हो जाओ, नीचे चले जाओ,
और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम ऊपर चले जाओ ताकि अंदर कैविटी बढ़े, एंटीरियर पोस्टीरियरली कैविटी बढ़े। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को ये सिग्नल करेगा, ठीक है, टू राइज द रिब्स एंड दस मेनली कॉजेस इंस्पिरेशन। और इस तरह से क्या कर देगा, इंस्पिरेशन कॉज कर देगा, यानी इस तरह से सांस अंदर चली जाएगी। क्लियर हुई बात? अब दूसरा सेंटर आता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसमें दोनों के लिए सिग्नल होते हैं, इसमें दोनों के लिए, यानी कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो इंस्पिरेशन पे जाके एक्ट करेंगे, इंस्पिरेशन वाले सिस्टम पे, और कुछ होंगे जो एक्सपिरेशन वाले होंगे। इंस्पिरेशन में कौन कौन आएंगे, अभी आपको बताया, मेजर आपका जो इंस्पिरेशन के लिए मसल है वो है डायफ्राम, और दूसरी होती है इंटरकॉस्टल मसल्स, इसके अलावा एब्डोमेन वगैरह भी है, लेकिन ये दो मेन है। ऐसे ही एक्सपिरेशन के लिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम लिफ्ट अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, अपना डोम शेप स्ट्रक्चर वापस ले लेगा। तो डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा और रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आएंगी जब क्या होगा, एक्सपिरेशन। लेकिन इसके बाद दोनों के लिए है, यानी कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जा रहे होंगे इंस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और कुछ न्यूरॉन्स जा रहे होंगे एक्सपिरेटरी सिस्टम के लिए। क्लियर हो गई बात? यानी इसमें दोनों के लिए है, एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन के लिए, और इसमें सिर्फ एक के लिए सिग्नल है। समझ में आई बात? तो अब यहां देखते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप लोकेटेड इन द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगाटा। At this it issues signals, ये इशू करेगा सिग्नल, ये सिग्नल भेजेगा किसको, for both inspiration and expiration, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों के लिए। कब? It depending which neuron in this group is stimulated, कि उसमें से कौन से न्यूरॉन को एक्टिवेट किया गया, कि भाई तुम भेजोगे सिग्नल, अगर उसमें इंस्पिरेशन वाले न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा तो वो सांस अंदर लेगा, और अगर एक्सपिरेशन वाले ने भेजा सिग्नल तो सांस बाहर जाएगी। क्लियर हो गई बात या नहीं? इससे सांस सिर्फ अंदर ही अंदर जाएगी, इससे अंदर और बाहर दोनों तरफ जाएगी, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि सांस को लेना है या सांस को छोड़ना है। ये कौन बताएगा कि सांस ली जाए या ना ली जाए? ये तो आपका न्यूरल सिग्नल हो गए। ये कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में बनेंगे जो इस बात को बताएंगे कि भाई अब सांस ले लो और अब सांस छोड़ो। और वो केमिकल कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बने और हाइड्रोजन आयन ज्यादा बने, एसिडोसिस हो गई, एसिडिटी बढ़ गई अगर ब्लड में, तो क्या कहेगा, भैया ऑक्सीजन लाओ, सांस ले लो, इंस्पिरेशन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है तो क्या कहेगा कि भैया अब सांस जो है वो मत, हम सांस रोक नहीं सकते अपने चाहे, हम नहीं सांस रोक सकते बिल्कुल। इसीलिए इनवॉलेंटरी एक्शंस जो हैं वो आपके मेडुला ऑब्लिंगाटा से या हाइंड ब्रेन से चलते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शंस जितनी भी चाहे रोक नहीं सकते। हाँ, इसको तुम रोक नहीं सकते चाहे कितना भी कोशिश करो। तो अब यहाँ पे जो आपको बता दिया हमने, क्या बताया हमने? आपको बता दिया कि ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों के लिए और ये सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए। और ये सिग्नल इस वाले को कौन देगा या इस वाले को कौन देगा? देखिए यहां से वेगस नर्व आ रही है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व आ रही है, ये केमिकल रेगुलेशन का पार्ट है। ध्यान से इसको देखना क्योंकि अगला डायग्राम जो हम बनाएंगे वो इसी से रिलेट करेगा। अगला डायग्राम इसी से रिलेट करेगा, लेकिन ये हम हटा चुके होंगे, तो अगर चाहिएगा तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा क्योंकि ये डायग्राम हम हटा देंगे। ठीक, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स जो हैं वही न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ पॉन्स वेलर। ये वाला रीजन कौन सा है? ये जो उभरा हुआ रीजन है ये है पॉन्स वेलर। इसमें आपके कौन से सेंटर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। और ये क्या कर रहे हैं? ये सिग्नल्स भेज रहे हैं नीचे की तरफ, जिसको एपनियोस्टिक सेंटर होता है वो हेल्प करता है इसको कहां पहुंचाने में? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। यानी ये भी बेसिकली इंस्पिरेशन के लिए ही सिग्नल भेज रहा है। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये क्या करता है? ये इस तरह से सिग्नल्स को भेज के जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की कंडीशंस बनाता है। तो देयरफॉर द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्राइमरी टू लिमिट इंस्पिरेशन। ये क्या करेगा कि इंस्पिरेशन को लिमिट करे, भाई ज्यादा सांस ना ले लो, पूरा फेफड़े ही फट जाए, ऐसा ना हो, तो एक लिमिट तक ले जाने के लिए ये लिमिट लगाए कौन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? लेकिन ये इस वाले में देखिए कनेक्ट दोनों से, लेकिन ये सिर्फ इसको देगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या करेगा? लिमिट इंस्पिरेशन। याद रखिएगा, ये क्या करेगा?
लिमिट इंस्पिरेशन। और इस तरह से हमने देखा कि न्यूरल रेगुलेशन कैसे हुआ। ये सारी बातें हमारे न्यूरल रेगुलेशन की हो गई। नर्वस सिस्टम से रेगुलेशन कैसे होता है, यानी ब्रेन से कैसे रेगुलेशन हुआ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल रेगुलेशन। तो अगला डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे और आप देखेंगे अगला केमिकल रेगुलेशन और उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ हमने आपका केमिकल रेगुलेशन का पूरा सिस्टम बना दिया है। इसको मैं हटाया नहीं है, इसी से रिलेट करके भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे जो हार्ट होता है, हार्ट से जो ब्लड को सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी निकलती है उसे आर्क ऑफ एओर्टा बोलते हैं। और आर्क ऑफ एओर्टा से ये ऊपर की तरफ वेगस, जो हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है। ठीक है, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। इन आर्टरीज में से जो आर्क ऑफ एओर्टा है और कैरोटिड आर्टरीज में यहाँ पे होती है कैरोटिड बॉडी। यहाँ क्या होती है? कैरोटिड बॉडी होती है और यहाँ पे एओर्टिक बॉडीज होती है। क्लियर हो गई? तो ये आपकी होगी कौन सी? कैरोटिड बॉडी, और ये हो गई एओर्टिक बॉडी। तो कैरोटिड बॉडी लिख के लेते हैं। ठीक है, ये एओर्टिक बॉडीज। ठीक, तो यहां पे ये कैरोटिड बॉडीज हैं, ये वाली भी है और ये वाली भी। ये क्या करती हैं? इन आर्टरीज में ये जो न्यूरॉन्स हैं, दो न्यूरॉन्स लगे होते हैं, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज। ये न्यूरॉन्स का ग्रुप, न्यूरॉन्स का गुच्छा है। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का गुच्छा है। और ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये एक नर्व से मिले हुए हैं, इसे कहते हैं वेगस नर्व। देखिए ये एओर्टिक बॉडी से ये जो जा रही है, ये वेगस नर्व है। इधर भी ये जा रही है वेगस नर्व। ये क्रेनियल नर्व होती है, टेम्पोरल नर्व वेगस नर्व है। इसके अलावा एओर्टिक बॉडीज किससे जुड़ी हुई हैं? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से। और ये देखिए जा रहा है, और ये दोनों के दोनों न्यूरॉन्स कहाँ जा रहे हैं जरा देखिए गौर से। ये सिग्नल को लेके कहाँ जा रहे हैं? ये सिग्नल को लेके जा रहे हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। ये देखिए यहाँ ये वेगस और ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरॉन कहाँ पहुँच गए? मेडुला ओब्लांगेटा पहुँच गए और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पे पहुँच गए। ये एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए काफी सेंसिटिव होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए काफी सेंसिटिव होती है। यानी अगर इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और हाइड्रोजन आयन का लेवल राइज करेगा तो ये क्या करेगी? ये इस नर्व्स के थ्रू, वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू ये सिग्नल किसको पहुंचा देगी? मेडुला के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जब पहुंचाएगी, और इसके अलावा ये यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का भी काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को पहुंचाएगी तो क्या होगा? रेस्पिरेशन इनहेलेशन होगा, यानी इंस्पिरेशन होगा, सांस अंदर की तरफ आ जाएगी, इंस्पायर कर जाएगी। क्लियर हो रही है बात? इस तरह से ये केमिकल रेगुलेशन इसका करते हैं। कौन? ये पूरा केमिकल रेगुलेशन का पूरा आपका हो गया और ये पूरा आपका न्यूरल रेगुलेशन का सिस्टम बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने पूरा रेगुलेशन की बात कर ली कि कैसे रेगुलेशन होता है, किसमें? रेस्पिरेशन में, यानी ब्रीथिंग का कैसे रेगुलेशन होता है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना है। इसके बाद अब अगली वीडियो जो आएगी वो लास्ट वीडियो होगी इस पूरे सीरीज की, जिसमें ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात हुई है। और उस लास्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजीजेस की, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे।